फूल की भयावह आभा ने उसके दुश्मनों को घेर लिया। ऐसे राक्षस को देखकर शार्क के अंग डर से कांप उठे। फूल की लताएं उन सभी के शरीर को ढांकने लगीं। फूल ने अपना मुंह खोलकर जोर से गुर्राहट की। जब उसकी बेलें आपस में उलझीं तो उनमें आंखें दिखाई देने लगीं। फूल की जड़ें शार्क के सदस्यों की आंखों, नाक और मुंह में घुस गईं। वे सब इस भयावह दृश्य को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें उड़ाया जा रहा था और वे चीखते हुए मांस के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल रहे थे और यह सब रुकने की भीख मांग रहे थे, क्योंकि यह उनके लिए बहुत दर्दनाक था। ओल्गा अपने साथियों की चीखें सुनकर हिल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथों में तलवारें कांप रही थीं और वह सोच रहा था कि कैसे उसके हाथ उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने आगे कहा, मुझे नियंत्रण वापस पाना होगा और इस घिनौने राक्षस से जल्दी निपटना होगा, क्योंकि मैं शार्क का सरदार हूं, शार्क सम्राट। इतनी छोटी सी चीज मुझे रोक नहीं सकती। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी आंखें भय से भरी थीं। उसने आगे कहा, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसे याद आया कि कैसे उसने बहुत समय पहले एक तलवार उठाई थी और उसे बताया गया था कि भले ही युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे अपनी तलवारें नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी तलवार को लगातार ऊपर उठाए रखने की यादें ताजा करते हुए उसने दांत पीसते हुए कहा, युद्ध के मैदान में जिंदगी भर दुश्मन मुझसे डरते रहे, लेकिन मैं आज तक दुश्मन से नहीं डरा। लेकिन यह एहसास हमेशा की तरह बना रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी पुतलियां सिकुड़कर एक छोटे से बिंदु जैसी हो गईं। उसके ऊपर एक विशाल फूल लटका हुआ था, जिससे एक साथ कई मुंह खुल रहे थे। ओल्गा सोच में पड़ गया, मुझे क्या करना चाहिए? अचानक उसने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। खुद से कहा, अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। इन विचारों के बाद उसकी तलवारें जमीन पर गिर गईं। उसके तुरंत बाद विशाल फूल ने उसे निगल लिया। दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं और खून चारों तरफ फैल रहा था। झिक्सू ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, सभी लोग मस्ती करें, नाचें गाएं और मौत के इस नृत्य का भरपूर आनंद लें। लाल पंखुड़ियां हवा में लहरा रही थीं और वह कहती रही, इस खूनी गीत को बहने दो, बस एक खूनी गीत। इन शब्दों के साथ वह एक कदम आगे बढ़ी। शार्क के बाकी सदस्यों के ऊपर एक विशालकाय फूल मंडरा रहा था। झिक्सू ने हाथ हिलाकर कहा, यह एक अद्भुत एहसास है, और उसे फिर से एक अवर्णनीय खुशी का एहसास हुआ। उसी क्षण फूल ने दुश्मन को अपनी चपेट में ले लिया। फूल ने उसके बाएं हाथ को जकड़ लिया और वह गाती रही, अब इस खूनी नृत्य का समय आ गया है, कोई शब्द नहीं, बस मेरे चेहरे पर एक मुस्कान। राक्षस लोगों को टुकड़े टुकड़े करता रहा। चिक्सू शान से आगे बढ़ी। फूल ने सभी अवांछित फूलों को निगल लिया। उसने अपना हाथ पत्थर की पटिया पर रखा और लाल फूल से एक शक्तिशाली आभा निकली। उसने गहरी सांस ली और गालों पर लाली लिए खुद से कहा, एक शिकारी के लिए सबसे खुशी का पल तब होता है जब शिकार उसके द्वारा सावधानी से तैयार किए गए जाल में फंस जाता है। उसने अनगिनत हत्याओं को देखा और आगे कहा, इस बार मैंने किताबों की दुकान के मालिक को खुश करने की पूरी कोशिश की। नए सदस्यों को लाने के लिए असली खून के फार्मूले का इस्तेमाल किया। सबऑर्डिनेट्स को धैर्य से दौड़ने और इंतजार करने का आदेश दिया, जिससे शिकार अपनी सावधानी कम कर सके। आसमान लाल हो गया और झिक्सू लगातार कमजोरी दिखाने के लिए बोलती रही, ताकि दुश्मन कार्रवाई कर सके और इस तरह उन्हें जाल में फंसा सके। जमीन पर शार्क सदस्यों की लाशें फटकर पौधों में समा गईं और अंत में किताबों की दुकान के मालिक द्वारा दिया गया इच्छा बीज दुश्मन को पूरी तरह से सोख लेगा। यही वह दृश्य रहा होगा जिसे देखने के लिए लिन तरस रहा था। फूल खिल गया और उसकी आंखें आकाश की ओर उठीं, जबकि बगल की कली से एक शरीर दिखाई दे रहा था। चिक्सू ने गहरी सांस ली। आंखें सिकोड़ते हुए उसने खून की गहरी खुशबू महसूस की, क्योंकि किसने सोचा था कि तृप्त होने के बाद वासना का बीज इतने भयानक राक्षस में बदल जाएगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करने के दृढ़ निश्चय के साथ। उसके ऊपर से तुरंत एक हलचल शुरू हुई, जिसकी आवाजें फुसफुसाहट जैसी थीं। बड़े बड़े तंतु तेजी से आगे बढ़े। आत्माएं उन पर चढ़ने लगीं। एक चमकदार लाल आंख चौड़ी होकर नीचे देख रही थी। झिक्सू सावधानी से धारा के पास पहुंची। हाथ रखते हुए उसने सोचा,
ये आत्माएं वासना के बीज के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन चूंकि ये अलौकिक प्राणियों की थीं, इसलिए ये एक उत्तम भेंट होंगी। वह मुस्कुराई, यह सोचकर कि अगली बार जब वह किताबों की दुकान पर जाएगी तो वह पत्थर के गरारे को एक उपहार देगी। हालांकि मिस्टर लिन ने उसकी मदद की थी, वह उसका बदला चुकाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोच पा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वह चुपके से गारगोयल को खाना खिला सकती है। छोटे फूल को देखते हुए जिक्सू को याद आया कि उसने उससे कैसे बात की थी और मिस्टर लिन ने इन पालतू जानवरों के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार किया था, उन्हें केवल सजावट के रूप में माना था। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह उसके पीछे चला गया। जिक्सू ने उसकी ओर एक उंगली बढ़ाई, यह सोचकर कि इच्छा के बीज की लोलुपता आंशिक रूप से उसके आंतरिक स्वभाव के कारण थी और आंशिक रूप से इसलिए कि उसे भूखा रखा जा रहा था। जिक्सू ने सिर खुजलाया, सोच रही थी, क्या यह मिस्टर लिन का उन्हें वश में करने का एक तरीका है, इन राक्षसों को लंबे समय तक भूखा रखना, ताकि जब उनका समय आए तो वे विशेष रूप से क्रूर हो जाएं। उसने अचानक ऊपर देखा। आत्माओं को देखते हुए जिक्सू ने सोचा, सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि खुफिया नेटवर्क को नियंत्रित करने का मुख्य कदम रयान की आत्मा को पकड़ना और फिर दृढ़ इच्छा शक्ति से उसका विश्लेषण करना था। छाया को देखते हुए उसने सोचा, यह सचमुच एक भयानक प्राणी था। अपना कांपता हुआ हाथ किनारे पर रखते हुए जिक्सू ने सोचा, अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे कृतज्ञता और एक खास तरह की घबराहट महसूस हो रही है। उसे डर था कि रयान ने उसके प्रति निष्ठा की शपथ केवल इसलिए ली थी ताकि वह अपने अवैध चिह्न से उसे धोखा दे सके और भूमिगत सम्राट के रूप में छिपता रहे। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए उसको डर के मारे याद आया कि कैसे उसने दुनिया में आने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, शिकारियों के समूह का नेतृत्व करने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए। और सबसे भयानक बात यह थी कि वह इसके लिए पूरी तरह से सक्षम था, क्योंकि उसके मुखबिर न केवल नुओजिन में निचले और मध्यम पदों पर थे, बल्कि सबसे ऊपर के लोग भी थे। और अगर लिन ने निर्णायक कदम न उठाया होता और गारगोयल को रैयान को मारने की इजाजत न दी होती, तो उसका हश्र भी उसके सामने वालों से बेहतर नहीं होता। सांस छोड़ते हुए उसने सोचा, किताबों की दुकान का मालिक मेरे साथ है, क्योंकि उसने मुझे सभी शिकार संगठनों के लिए इस नए रास्ते का अग्रदूत चुना था। और अंत में सब कुछ जीत के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि इस बार उसने लिन को निराश नहीं किया। उसके पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी और उसने कहा, यह एक अच्छा काम था। अचानक उसके मुंह से सिगरेट का धुआं निकला। एकरमैन पास आया और बोला, लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। नजरें घुमाकर उसे हैरानी हुई कि पिछली मुलाकात के बाद से उसकी तरक्की साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वे दोनों एक किताबों की दुकान से जुड़े थे, फिर भी वह जिक्सू को उसकी ताकत और अनुभव के कारण अपनी जूनियर मानता था। आगे देखते हुए उसने सोचा, अब मैंने बिना किसी मदद के आक्रमणकारियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लिन ने उसके कुशल नेतृत्व की क्षमता की कद्र की होगी, इसलिए उसे एक अलग नजरिए से देखने का समय आ गया है। जिक्सू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। आखिरकार मेरी मूल योजना सभी दुश्मनों को एक घेरे में फंसाकर फिर इच्छा के बीज का इस्तेमाल करना था, लेकिन ब्लैक बीस्ट के नेता ने घेराबंदी में भाग नहीं लिया। उसने जीत के फल खाने से पहले चुपचाप रहने और अपनी ताकत बचाने का फैसला किया, जिसका अर्थ था कि वह चाहे जो भी कदम उठाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि दुश्मन नेता बच निकलेगा या उसके लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। उसने एकरमैन की तरफ देखा और उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसके अनुभव ने उसे अप्रत्याशित नुकसान से बचा लिया था। जिक्सू ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, भविष्य में मैं तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करूंगी। बस इतना ही। लेकिन एक और जरूरी काम है जिसके लिए तुम्हारी मदद जरूरी है। एकरमैन ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए उसे बात जारी रखने को कहा। उसने झुककर कहा, मैं शिकारियों के साझा हित के लिए तुम्हारी सेवा करूंगा। जिक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि हम किताबों की दुकान के ग्राहक हैं, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, हम जो कुछ भी करें। एकरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने कहा कि हमारे सारे काम किताबों की दुकान के मालिक की इच्छा के अधीन है, तो मेरी नजरें बदल गईं। उसी समय लिन अपने बिस्तर पर सो रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था और सिल्वर के साथ रोमांटिक ड्रीम्स देख रहा था। उस विशाल फूल राक्षस से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उससे बहुत दूर जंगल में बहुत से लोग थे। आयरन हैंड ने फार्लिन को उठाया और मैक्स से कहा,
ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ जल्दी ही समाप्त हो गया। उसने आगे कहा, नूओजिन के 3 सबसे बड़े शिकार समूहों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है, इसलिए उसे लगता है कि बॉस के अलावा किसी और ने कभी ऐसे परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की होगी। मैक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मिस के पास ऐसा कोई इक्का होगा। उसने आगे कहा, इस बार उनका सामना 2 अन्य शिकार संगठनों के कुलीनों से था। उनकी सेनाओं के नष्ट होते ही स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई, जबकि शेष शिकारी सेनाएं एकजुट होकर काम कर रही थीं। तभी अचानक उसके बगल में बैठी कए अचानक गिर पड़ी। इससे वह सदमे से पलटा और चीखते हुए पूछा, क्या उसे चोट लगी है? लेकिन कांपती टांगों के साथ कए ने हाथ जोड़कर कहा, मिस वाकई अद्भुत और अद्भुत हैं। जिस पर मैक्स ने शांति से कहा, उसे बस सिर में तकलीफ है, इसलिए उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास के लोग बक्से उठा रहे थे और मैक्स कहता रहा, जब ये साहसी लोग युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे तो वे और ट्रॉफियां इकट्ठा कर सकेंगे और कैदियों से निपट सकेंगे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर बूढ़े, बीमार और विकलांग थे। उन्हें बस तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। शिकारियों की दुनिया में इसे क्रूरता भी नहीं कहा जा सकता। कमजोरों का शिकार करना ही जीवन का आधार है। लेकिन कैसी विडंबना है, उसने कहा। युद्ध के मैदान में उनकी कोई उपयोगिता न होने के कारण ही वे बच पाए। आयरन हैंड को याद आया कि कैसे एक बूढ़े आदमी और उसके जैसे दूसरे लोगों ने कहा था, शार्क राक्षस उनके साथ कूड़े जैसा व्यवहार करते थे। वे इतने डरे हुए थे कि उनके साथ रक्षकों जैसा व्यवहार करते थे, हालांकि वे उनके दुश्मन थे। लेकिन उसने आगे कहा, उनमें से ज्यादातर को घटिया खून का इंजेक्शन लगाया गया था। अगर वे जानवर भी बन गए तो कभी वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए अब से वे मिस जिक्सू की पूजा करेंगे। उसने कहा, चोरों और हथियारों के हाथों मरने से बेहतर है कि वे मिस के हाथों मरें। इसके बाद यादें छोड़ते हुए उसने कहा, मैंने बॉस से पूछा कि उनके साथ क्या करना है और उसने बचे हुए लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। फिर वह खुद उन्हें खुशखबरी सुनाएगी। उसकी बांह की नसें फैल गईं और उसने आगे कहा, इससे मुझे उस समय की याद आ गई जब मैं एक निराशाजनक स्थिति में था। आयरन हैंड के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने जलती आंखों से कहा, जीत का घमंड मत करो और हारे हुए लोगों का मजाक मत उड़ाओ, तभी सबके साथ समान व्यवहार होगा। एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया और उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, मिस इंसानों और राक्षसों दोनों को समान रूप से महत्व देती हैं। यह अविश्वसनीय है, क्योंकि ऐसी उदारता काबिले तारीफ है। फार्लिन भी मुस्कुराई और बोली, सब कुछ सही है, मिस वाकई कमाल की हैं। उसने कहा, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मेरी मुलाकात एक शिकारी से होगी जिसका मैं अनुसरण करना चाहूंगी और जिसे मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगी। यह कहकर उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फॉरलिन ने कहा, मुझे लगता है कि उसके नेतृत्व में शिकारी एक दिन अपनी जिंदगी खुद संभाल पाएंगे। यह कहते ही आयरन हैंड ने उसे अपने हाथ से उतार दिया और हंसते हुए कहा, जब तक वह दिन न आए तुम मुझसे अलग भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम थोड़ी भारी हो गई हो। यह सुनकर फार्लिन ने लाल चेहरे के साथ आयरन हैंड को पीटना शुरू कर दिया। मैक्स ने नीचे देखा और याद किया कैसे कुछ समय पहले मैंने और बाकी शिकारियों ने अपना सारा समय युद्ध में बिताया था। लेकिन इस याद के बाद उसके दोस्तों और साथियों की एक और याद आई। कये ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या तुम रो रहे हो? लेकिन उसने मुट्ठी बांधकर दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं। फिर अपनी बाहें फैलाते हुए मैक्स ने कहा, इस इच्छा के बीज और मिस्टर एकरमैन के सहयोग से स्पाइडर एक शक्तिशाली संगठन बन जाएगा जो नूओजिन में शक्ति संतुलन बदल सकता है, और फिर हर कोई हमारा सम्मान करेगा। लेकिन भविष्य में मिस को और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनके अधीनस्थों के रूप में हमें यह बोझ उनके साथ साझा करना होगा। उसने आगे कहा, हमें मिसिसिपी की तरह संयमित और शांतचित्त होना होगा। जो पहले सफेद भेड़िए का गढ़ था अब स्पाइडर का रहने का कमरा है। एक लाल चांद आकाश में तैर रहा था। जिक्सू कमरे में दाखिल हुई। उसके पीछे एकरमैन भी था। कैप्टन बगल से उनके पास आया और उनका अभिवादन किया। वह इसहाक था। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और बताया, मेरे आदेश पर हमने मिस्टर हेवुड के लिए कमरा तैयार कर लिया है और वह अभी उसका इंतजार कर रहा है। जिक्सू ने ऊपर देखा तो कैप्टन के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। जिक्सू यह देखकर स्तब्ध रह गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? उसने जवाब दिया, उस सज्जन ने कहा था कि वह मेरी तरफ देख नहीं सकता।
फिर उसने अपनी उंगली मेरी आंखों में डाल दी, एक मंत्र पढ़ा और कहा, ऐसे ही बेहतर होगा। और उसने यह भी कहा कि मुझे यह बर्दाश्त करना होगा कि मैं इतना बेकार हूं। कैप्टन के रूप रंग से शर्मिंदा पावा ने उत्साह से मुंह फेर लिया और उसे अपनी ओर न देखने और दूर रहने को कहा। साथ ही उसने मन ही मन कहा, वह बहुत सुंदर है। उसने आगे कहा, मैंने पहले भी उसके वीरतापूर्ण कार्यों से उसे आकर्षित किया था, लेकिन अब वह और भी सुंदर हो गया है। इसलिए मैं उसकी ओर नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा दिल इसे सहन नहीं कर पाएगा। अचानक जिशो की आंखें चमक उठीं। हवेली के ऊपर उड़ती हुई उसकी आंख ने ऊर्जा के एक शक्तिशाली उभार को देखा। जिक्सू ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह गलियारे के उस पार वाले कमरे में है। उसने एकरमैन को अपने साथ चलने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने उसे चिंता न करने को कहा। मिस्टर रॉड एक शक्तिशाली श्वेत जादूगर हैं। वह बहुत कुछ कर सकते हैं और उनका विरोध करना मुश्किल है। वह मेरे पिता के खास मेहमान हैं, शाही कंपनी के पैसे के प्रति वफादार, इसीलिए वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। एकरमैन थोड़ा मुस्कुराया। जिक्सू की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, मैं समझ गया। उसके पीछे एक चमकदार लाल आंख चमक रही थी। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी उंगली बाहर निकाली और प्याला उठा लिया। उसने सारी चाय थूक दी और चिल्लाया, ये कितनी घटिया है। रॉड ने चाय की तरफ कड़ी नजर डाली और कहा, ये चाय जो एक अमीर बाप की बेटी एक रईस गोरे जादूगर को परोस रही है, बेहद घटिया है। और नौकर की आंखें अजीब लग रही थीं। जब से वह आदमी आया है, सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ है। रॉड ने मुंह मुंह बनाया और सोचा, उसके पिता मुझे इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, मुझे तो इसे नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं यहां बिल्कुल नहीं आऊंगा। दरवाजा खुला और जिक्सू ने उसे इंतजार कराने के लिए माफी मांगी। वह अंदर आई और बोली, ऐसा लग रहा है कि आप इस स्वागत से बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि आपके हाव भाव से साफ जाहिर है कि आप सचमुच निराश हैं। जिक्सू मुस्कुराई और बोली, मैं यही सबसे अच्छा दे सकती हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रॉड मुस्कुराया और धमकी भरे अंदाज में सोचा, लड़की हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन उसके पिता की खातिर मैं चुप रहूंगा। फिर उसने हाथ हिलाकर जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपको एक नए जमाने की वफादारी के लिए मेरी जरूरत है। जिक्सू ने आंखें सिकोड़ ली। उसके डंडे के चारों ओर हवा तेजी से दौड़ गई। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। डंडे को जमीन पर पटकते हुए जिक्सू ने कहा, मैं चाहती थी कि रॉड खुद पर वफादारी का ठप्पा लगाए। रॉड ने दांत भींच लिए। चाय का प्याला जमीन पर गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। मेज पर मारते हुए उसने धमकी भरे अंदाज में पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि आप किससे बात कर रही हैं? एक श्वेत जादूगर के लिए यह अपमान और उकसावे जैसा लग रहा है। रॉड ने अपनी तर्जनी उंगली आगे करके चिल्लाया, भले ही आपके पिता ने मुझे नौकरी पर रख लिया हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच की दूरी कम हो गई है। आपके पिता भी किसी आधिकारिक श्वेत जादूगर के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिक्सू ने अपनी छड़ी पर हाथ जोड़ लिए, जबकि रॉड ने आगे कहा, आप गंदे जानवरों की देखभाल कर रही हैं और खुद को एक अधिकारी समझती हैं। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और चिल्लाया, मैंने आपकी बात सुन ली है। रॉड ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जा रहा हूं। मैं आपके पिता को इसकी सूचना दूंगा। जिक्सू के पास से गुजरते हुए उसने कहा, आपके पास कोई चारा नहीं है। जब आप उचित स्पष्टीकरण और माफीनामा तैयार कर लेंगी, तब मैं आकर आपकी बात सुनूंगा। और अगर मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो मैं इस हरकत के लिए आपको छोड़ दूंगा। अचानक उसके चेहरे के पास एक रोशनी चमकी। एकरमैन ने अपनी गर्दन पर चाकू रख दिया। तभी जिक्सू ने अचानक धमकी भरे अंदाज में पूछा, क्या आपका काम तमाम हो गया? रॉड के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे अचानक लगा कि उसने एकरमैन की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं किया, क्योंकि एक अनुमति स्तर का प्राणी भी ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं होता। एकरमैन झुककर फुसफुसाया, इस नेक इंसान ने आपको कोई बेवकूफी या विरोध न करने की सख्त सलाह दी है। अगर आप अब भी सोचते हैं कि परछाई में छिपी यह चीज आपको बचा लेगी, तो आप इस विचार को त्याग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में मैंने पहले ही एक को मार डाला था। चाकू पकड़े हुए उसने पूछा, क्या आप छाया में छिपकर सुरक्षित रहेंगे? क्या आप इसे गंभीरता से अपना तुरुप का पत्ता मानते हैं?
क्योंकि आप अकेले ही थे जो शिकारियों के बारे में इतनी बेरुखी से बात करते थे। जिक्सू ने अपनी एड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, क्या आप सचमुच ऐसा ही सोचते हैं? आम लोगों की सेवा करना आपके लिए कितना थका देने वाला रहा होगा, लेकिन शुक्र है, यह सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। पास आकर जिक्सू ने रॉड से पूछा, क्या आपको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है या अपनी जान की? रॉड की आंखों में बेतहाशा डर साफ दिखाई दे रहा था। एकरमैन की निगाहें चमक उठीं। रॉड ने अपनी हथेली आग कभी आगे करते हुए कहा, मैंने यह सब भावुक होकर कहा था। मैं वास्तव में ऐसा नहीं सोचता था। कृपया मुझे एक और मौका दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतने सालों तक ईमानदारी से सेवा की है। जिक्सू ने दांत दिखाए। उसने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी और पूछा, वफादारी बिना किसी वजह के अपनी उपयोगिता क्यों खो देती है? रॉड की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, वफादारी का दाग मिटाने का तरीका बेचने का मेरा धंधा खुल गया है तो अब खत्म। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, यह सोचकर कि अब वह सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर सकता है और माफी मांग सकता है। रॉड की नाक से बलगम बह रहा था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, ये सब ऐश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गलती है। उन्होंने कहा था कि वे मुझे व्यापार करने के लिए एक गोपनीय जगह और लोगों से बात करने का मौका दे सकते हैं, और मैं इसी लालच में आ गया। जिक्सू अचानक भौंचक कर रह गई। 2 घंटे बाद सब कुछ सामान्य हो गया, जबकि कैप्टन पावा के सामने डरा हुआ खड़ा था। सोच रहा था, मैंने क्या गलती की है? संदूक में ढेर सारा सोना था। वह आदमी जिसका चेहरा परछाई में था, मुस्कुराते हुए बोला, यह जमानत है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वफादारी के विशिष्ट चिन्ह को हटाने के अवसर के लिए पैसे देने को तैयार था। उसने हाथ फैलाकर कहा, रॉड, जो तुम्हारे सामने बैठा है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वाणिज्य मंडल गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। व्यापारिक साझेदारों की कड़ी जांच की जाएगी, जिससे दोनों पक्षों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। रॉड ने गर्म चाय का प्याला उठाया और कहा, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति काफी समझदार है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि सफेद जादूगर ईमानदारी और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं, और जिसके लिए वे काम करते हैं उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। फिर उसने पूछा, क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे एक सफेद जादूगर का बड़प्पन और आत्मा खरीद सकते हैं? उसके यह पूछते ही पैसों से भरा एक और संदूक मेज पर फेंक दिया गया। यह देखकर रॉड ने अपनी मुट्ठी उठाई और असंतुष्ट होकर कहा, यह तो अपमानजनक है। लेकिन परछाई में छिपे आदमी ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, उस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा है कि पैसा कोई समस्या नहीं है। रॉड ने सोच विचार कर भौहें सिकोड़ ली। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने हाथ मिलाया और साथ ही कहा, मुझे फलदायी सहयोग की उम्मीद है। वर्तमान में रॉड ने अपना हाथ बढ़ाया और डरते हुए कहा, ऐसा ही हुआ था। शुरू में मैं मना करना चाहता था, यह कहते हुए कि हम रियायत देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा पेशकश की। उसने आगे कहा, मैंने उन्हें आश्वस्त करने का साहस किया कि मेरे दिल में कोई और स्वामी नहीं है, केवल वह और उसके पिता हैं। मेरी वफादारी बिना शर्त होगी, वे मुझ पर फिर कभी शक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एक और मौका मांगा। यह सुनकर चिक्सू ने अपनी भौहें उठाईं और धमकी भरे अंदाज में पूछा, उस व्यापारिक साझेदार का नाम क्या है? फिर उसने उसे बोलने का आदेश दिया। रॉड ने उत्साह से अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मैं सतर्क था और मुझे उसका नाम नहीं पता था। जिक्सू की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, आखिरकार मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई और मैंने पता लगाने की कोशिश की कि वह कौन है। आखिरकार मुझे यह जानकारी मिल ही गई कि यह रहस्यमय आदमी चैपमैन परिवार का उत्तराधिकारी है। जानकारी मिलते ही जिक्सू ने हाथ उठाकर एकरमैन को उसे मार डालने का आदेश दिया। मुंह फेरते हुए उसने दांत पीसते हुए खुद से पूछा, क्या चैपमैन परिवार वाकई चैपमैन परिवार है? लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो यह समझ में आता है। इस समय रॉड उसकी पीठ पीछे चिल्ला रहा था, उससे विनती कर रहा था, बेहतर सोचें, मैं अभी भी काम आ सकता हूं। मैंने आपके परिवार के विकास और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिक्सू ने ठोड़ी पर हाथ रखा, यह याद करते हुए कि मैक्स पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लोगों को किताबों की दुकान पर भेजने की जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा था। उसने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ एक साथ जुड़ गया है। यह कहना मुश्किल है कि यह सब एक संयोग था।
जानबूझकर जी परिवार के भरोसेमंद लोगों को रिश्वत देकर कलह के बीज बोना। सौभाग्य से वह समय पर किताबों की दुकान के मालिक से सलाह लेने में सक्षम थी। यह सब किसी आपदा का कारण नहीं बना, लेकिन उसने सुराग खोजने में बहुत अधिक समय और प्रयास खर्च किया। उसने इसका फायदा उठाकर किताबों की दुकान के मालिक से मुलाकात की, और इससे न केवल उसे और रॉयल कंपनी को नुकसान हुआ, बल्कि मिस्टर लिन का उसके प्रतिपक्ष भी काफी बढ़ गया। यह उसके लिए एक शानदार जीत थी। अपनी उंगली काटते हुए जिक्सू ने कहा, सबसे आपत्तिजनक बात यह थी कि भले ही मैंने जासूस को उजागर किया हो, एश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रॉयल रिसोर्सेज के बीच हितों के टकराव के कारण मैं निश्चित रूप से कह सकती थी कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके अलावा वे किताबों की दुकान के ग्राहक थे, इसीलिए मैं उससे लड़ने में मदद नहीं मांग सकती थी। शायद लिन भी मेरी निंदा करेगा। चेरी को अपने सिर की कल्पना करते हुए उसने नाराजगी के साथ कहा, यह बूढ़ी प्रलोभनकर्ता जानती थी कि वह क्या कर रही है। प्रदान की गई जानकारी को देखते हुए मिस्टर लिन को इस चुड़ैल से सहानुभूति थी और उनके रिश्ते को दोस्ताना कहा जा सकता था, लेकिन वह पहले से ही 100 साल से अधिक उम्र की थी। फिर भी उसने इतनी कुशलता से युवा होने का नाटक किया। मुझे लेन को पूरी तरह से मोहित करने से पहले इसे रोकने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी, क्योंकि अगर एक दिन ऐसा हुआ तो यह बुरा होगा। इस समय चेरी के घर में चेरी एडमंड पर कौशल का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। बेला पास में खड़ी थी, ने कहा, अगर वह इस कौशल में महारत हासिल करती है तो वह अन्य लोगों के दिलों को वश में कर सकेगी। कांपते हाथों से बेंत को पकड़े हुए जिक्सू ने खुद से कहा, मैंने यह सब शुरू नहीं किया था, इसीलिए मुझे दोष देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मैंने इसमें उसे दिया तो इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उसे वह करने दूंगी जो वह चाहती थी। गुस्से से भरी आंखों से उसने भौहें चढ़ाई और चीखी, चेरी, चैपमैन के साथ मेरा युद्ध बस शुरू ही हुआ है। इस जोरदार चीख के बाद काले कौवे शाखाओं से उड़ गए। सुबह हुई और लिन जाग गया। उसने धीरे से आंखें खोली। उठते हुए उसने अंगड़ाई ली और कहा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। पिछले कुछ दिनों से हो रहे विस्फोटों और आतंकवादी हमलों के बावजूद यह रात आश्चर्यजनक रूप से इतनी शांत थी। हर रात ऐसे ही आराम करना अच्छा होगा, उसने सोचा। मेरे जैसे सरल दयालु नागरिक को और क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज तो मेरे सिर के ऊपर एक शांत आकाश है। अपने कमरे से बाहर आते ही लिन ने मून को कड़ी मेहनत करते देखा, जिसने तुरंत उसे कहा, गुड मॉर्निंग। लिन धीरे धीरे काउंटर तक गया। उसने अचानक आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। फिर उसने दराज का हैंडल पकड़ा। मेज पर बैठे बैठे उसने दराज खोली। वहां से उसने रजिस्टर जर्नल निकाला। उसी समय लिन को याद आया कि कैसे उसने हाथ फैलाकर जोसेफ से कहा था, मुझे फ्रैंक के पते के बारे में कुछ नहीं पता। अगली बार जब वह आएगा तो मैं सब कुछ जरूर बताऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए सांस छोड़ी और मन ही मन जोसेफ से माफी मांगी, क्योंकि उसे झूठ बोलना पड़ा था। लेकिन उसने सोचा, ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी है। हालांकि मैं सिर्फ लोक कथाएं पढ़ रहा था, किताबों की दुकान खोलने का मतलब है कि मुझे कुछ नियमों का पालन करना होगा। लिन ने कागज का एक टुकड़ा उठाया। उसे उठाकर देखा तो दूसरे पर वाइल्ड के बारे में सारी जानकारी थी। लिन ने पैर क्रॉस करके सोचा, उसकी गली निचले जिले से ज्यादा दूर नहीं है। बूढ़ा विली इतनी दूर रहता था कि उसके लिए यहां आना मुश्किल होगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, यह सोचकर, कार से भी तो 4 घंटे लगेंगे, और फिर भी वो एक किताब लेने के लिए इतनी दूर आया। फोन स्क्रीन देखते हुए लिन ने कहा, मुझे उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। जब इंसान के पास उम्मीद के लिए कुछ नहीं होता तो वह किसी और के बहकावे में आ सकता है। ये अच्छी बात है कि उसके पास मुझ जैसा नेकदिल दोस्त है। उसकी नजर नीचे झुक गई। मेज पर हाथ रखते हुए लिन ने अभी फोन न करने का फैसला किया, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि वाइल्ड का इस खूनी दावत से कितना नाता है। अगर उसने बिना वजह फोन किया तो वह उसे डरा सकता था। मग लेते हुए लिन ने सोचा, थोड़ा इंतजार करना और हालात का जायजा लेना बेहतर होगा। फिर तय करना होगा कि क्या करना है, और जो सबसे अच्छा होगा वही करना होगा। एक घूंट लेते हुए लिन ने सोचा, अगर बूढ़ा विली होश में है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वह गलती से घर पर नहीं है तो मुझे कुछ दिन इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी आपराधिक संगठन की मदद कर रहा है।
जब निजी जिंदगी और संपत्ति की बात आती है तो सावधानी बरतना जरूरी है। मून की ओर मुड़ते हुए लिन ने सोचा, वह दुकान की देखभाल करेगी, तभी मैं इतनी लंबी यात्रा कर पाऊंगा। मून कांप उठी, गारगोयल से डर गई, जबकि लिन सिर झुकाए सोच रहा था। अगर वाइल्ड का दिमाग किसी आपराधिक संगठन में शामिल होने के लिए बहकाया गया है, तो मैं उसे वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। आखिर मैं किसी को अपने ग्राहक का अपमान कैसे करने दे सकता हूं? एक घूंट लेते हुए लिन ने सोचा, वाइल्ड के मुझ पर भरोसे को देखते हुए अगर उसके दिल में कोई शक था, तो वह जरूर मेरे पास आएगा। लेकिन अब सब कुछ इतना अचानक हो गया और मुझे कोई खबर भी नहीं मिली। तस्वीर को देखते हुए उसने सोचा, या तो वाइल्ड के पास अपनी योजना थी और सब कुछ नियंत्रण में था, या उसके पास किसी से मदद मांगने का समय नहीं था और वह पहले ही उनके चंगुल में फंस चुका था। मेज पर अपनी उंगली थपथपाते हुए लिन ने सोचा, दो संभावित परिदृश्य हो सकते हैं। या तो मेरी मदद के बिना ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या मुझे हर हाल में जाना ही होगा। इसलिए मुझे जोखिमों पर विचार समझा। फिर उसने मून को बुलाया, उससे तलवार फिट करने के लिए एक हिंसक मामला बनाने को कहा, क्योंकि उसे बहुत जल्द जाना होगा। लिन ने प्याले को देखा और सोचा, ग्राहकों के आने से पहले मुझे एक योजना सोचनी होगी। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो चुका था और प्याला खाली था। मेज पर बैठे लिन ने कहा, आज कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन इसी वजह से मैं पूरे दिन इस सुखद किताब का आनंद ले पाया। बोर्ड पलटते हुए उसने बताया, दुकान बंद है। फिर मून को सोने जाने का सुझाव दिया। लिन मुस्कुराया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करके उसने सोचा, पहले तो मैंने कोई विस्तृत योजना बनाने की सोची थी, लेकिन फिर किताब में खो गया। खैर, कल सोचूंगा। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी पलकें उठाईं, यह सोचकर, आज रात मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। अपनी तलवार थामे वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। सिल्वर मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। दोनों ने सिर हिलाकर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी तलवारें आपस में टकरा गईं। हथियार घुमाते हुए दोनों लड़ने लगे। लिन ने भौहें सिकोड़ते हुए सदमे में आकर वार को टाल दिया। सिल्वर ने चेहरे पर मुस्कान लिए आत्मविश्वास से वार को रोक दिया। वे एक दूसरे से दूर कूद पड़े। सिल्वर की नजर लिन पर टिकी थी। आगे की ओर दौड़ते हुए वह तुरंत उसके सामने आ गई। लिन के पैर पर एक जोरदार वार हुआ। सिल्वर ने हाथ ऊपर उठाकर लिन के हाथ पर अपनी तलवार के हैंडल से वार किया। लिन का चेहरा डरा हुआ था। संतुलन खोकर वह तेजी से नीचे गिर पड़ा। सिल्वर ने अपनी तलवार उसकी ओर तानते हुए कहा, आक्रमण और बचाव में सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा निचला शरीर अभी भी स्थिर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। लिन ने अपने हाथ से अपना चेहरा पोंछते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मेरी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अंत में मैं अभी भी कमजोर हूं। सिल्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कौशल में तेजी से सुधार हो रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने तलवारबाजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो। ज्यादातर खतरनाक परिस्थितियों में तुम अपनी रक्षा करने में भी पूरी तरह सक्षम हो। लिन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, यह सब मेरी शिक्षिका की बदौलत है। फिर पूछा, अगर तुम सचमुच ऐसा सोचती हो, तो क्या मैं तुम्हारे साथ प्रशिक्षण जारी रख सकता हूं? उन्होंने हाथ मिलाया और सिल्वर ने हां में जवाब दिया। लिन ने सोचा, कुछ और अभ्यास के बाद मैं आम लोगों से कम नहीं लड़ूंगा, इसीलिए मैं वाइल्ड को जरूर बचाऊंगा। दोपहर 3 बजे मून ने कहा, मुझे जल्दी से जल्दी काम पूरा करना है और बॉस के आदेश का पालन करना है। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि लिन को तैयारी में एक पूरा हफ्ता और लगेगा।